नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक सी बातें बताई थी, जो कि बायोलॉजी की इंट्रो क्लासेस ले ली थी हमने। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी अध्याय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। यहाँ मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है, जो कि हमारे मानव मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम बात करते हैं अपने मानव मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के अध्ययन को कहते क्या हैं। मानव मस्तिष्क के अध्ययन को कहते क्या हैं, सबसे पहले मेरे भैया हम ये देखते हैं, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मानव मस्तिष्क को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। यह एक विज्ञान की शाखा भी है दोस्तों। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि विज्ञान के अबाउट 55 शाखाएं होती है, लेकिन हमको 2 ही शाखाओं के बारे में अध्ययन करना होता है। तो उन्हीं 55 शाखाओं में अपना न्यूरोलॉजी भी एक है, जो कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने चलते फिरते क्वेश्चन में, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है मेरे भैया? मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। इसको तो हमें भूलना ही नहीं, चूँकि ये परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का जो अपना मस्तिष्क होता है, ये रहता कहाँ है, इसका घर कहाँ है? तो मेरे भैया इसका घर है क्रेनियम, जो कि ये इसकी बाहरी खोल होती है। क्रेनियम नामक खोल में ये अपना 1350 से 1400 ग्राम जो अपना मस्तिष्क रहता है, उसी में स्थिर रहता है। तो ये रहता कहाँ है? इसकी बाहरी खोल क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम नामक खोल में ये रहता है। 1350 ग्राम से 1450 ग्राम का होता है। अब बात करते हैं मेरे भैया झिल्ली। इसकी झिल्ली मेनिंजाइटिस होती है। हालांकि हम अगर देखेंगे मस्तिष्क को, अगर आप सब कभी देखे हो, तो मस्तिष्क के ऊपर एक चमकीला सा पदार्थ उसको आवृत किए दिखता है, तो वही मेनिंजाइटिस होता है। जो चमकीला सा पदार्थ ऊपर ऊपर चमकता रहता है ना, वही अपना मेनिंजाइटिस कहलाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें हेलमेट लगाने की सलाह इसलिए दिया जाता है कि अगर हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है, तो ये अपना बाहरी खोल क्रेनियम तक ही सीमित रहती है। ये अपने बाहरी खोल क्रेनियम तक ही सीमित रहती है। अगर हमें गंभीर चोट लग गई तो ये अपनी जो झिल्ली होती है मेनिंजाइटिस, यहाँ तक अगर पहुँच गई तो हम आदमी को बचना या मानव को बचना मुश्किल हो जाता है। चूँकि मेनिंजाइटिस ये प्रभावित हो जाती है, तो हमें बचना मुश्किल हो जाता है। चूँकि हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, बड़ा कोमल भाग है। इसके ठीक होने की दर बड़ी ही कम होती है। और हमारे अंग में एक ऐसा, हमारे मतलब मानव शरीर में एक ऐसा अंग है जिसकी ठीक होने की दर सबसे ज़्यादा होती है, वो है हमारा लीवर, यकृत। हालांकि ये यकृत 60 से 70% खराब भी हो जाता है, फिर भी ये अपने आप क्रिया करके अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमने बात की थी कि हेलमेट लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि हमारे क्रेनियम तक ही चोट सीमित रहे। और ये अगर जैसे कि बहुत बार हमें काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, तो अपनी मेनिंजाइटिस झिल्ली प्रभावित हो जाती है और हमारे दिमाग पर चला जाता है। चूँकि वो ठीक होने की क्षमता बहुत ही कम होती है, और उससे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना अधिक बनी रहती है। तो अब हम बात करते हैं, ये अगर हमारे मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी आ जाए मेरे भैया, तो उसके लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है EEG नामक यंत्र से मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसको पता करने के लिए हमारा EEG नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चूँकि हमने लिखा भी है, मस्तिष्क की जांच के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की जांच के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमको भूलना नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के पार्ट के बारे में। अर्थात हम ये जानते हैं मानव मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं, और उन भागों के भी भाग होते हैं। सारी बातों को हम डिटेल से जानते हैं। तो आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क के भाग। सबसे पहले तो अपना अग्र मस्तिष्क हुआ, और मध्य मस्तिष्क हुआ, और पश्च मस्तिष्क। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क में कितने भाग हुआ करते हैं, तो मानव मस्तिष्क में 3 भाग हुआ करते हैं। एक अपना अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, और ये पीछे का पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में 3 भाग हुआ करते हैं मेरे भैया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इतनी सी बातें अगर हमारी समझ में आई हो तो हम चलते हैं आगे। तो ये अपना अग्र
अपने बताए ना कि हमारे मस्तिष्क के भाग के भी भाग होते हैं, तो ये अपने अग्र मस्तिष्क का भाग हुआ पहला सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस। सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस, ये अपने मस्तिष्क के भाग हुए। पहले अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये अग्र मस्तिष्क जो है हमारे पूरे दिमाग का, हमारे पूरे मस्तिष्क का केवल 66% अपना अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे हम बोला करते हैं सेरिब्रम। ये अपने दिमाग अर्थात मस्तिष्क का पूरा 66% सबसे बड़ा भाग पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन होता है, तो वो अपना सेरिब्रम होता है। सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, को कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। और हम फिर उसके बाद बात करते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की, जो कि हमने बताया। अब बात करते हैं अपने इसी अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, एक सेरिब्रम और एक थाइलेमस, एक हाइपोथाइलेमस। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, एक सेरिब्रम, एक थाइलेमस, एक हाइपोथाइलेमस। अब इनका कार्य क्या होता है, अभी हम सारी बातों को डिटेल से आप सभी को बताते हैं। तो अब हम आपने आते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है, जो कि एक कार्पोरा होता है, एक सेरिब्रल होता है। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होता है, एक कार्पोरा, एक सेरिब्रल होता है। अब हम बात करते हैं अपने मेरे भैया पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिबेलम और एक भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से मेरे भैया दूसरा मस्तिष्क भी बनता है, जिसे बोला करते हैं हम मेरुरज्जु, जो कि हम अभी आगे आप सभी को बताएंगे। तो ये अपने पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा हुआ। अब आइए हम सभी मस्तिष्क के भागों के भी भाग को जान लिए। अब इन भागों के कार्य क्या है, सभी भागों को आप लोगों को डिटेल से बताते हैं इनके कार्य के बारे में। तो हम बात करते हैं इनके कार्य वर्ग क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का कार्य यह होता है मेरे भैया, अगर हम बोलते हैं तो वह जिम्मेदार होता है सेरिब्रम। अगर हम किसी चीज़ को सूंघते हैं तो वह जिम्मेदार होता है सेरिब्रम। प्रेम, घृणा, सोचना, समझना सभी सेरिब्रम का ही काम है, एवं बुद्धिमत्ता का केंद्र भी होता है। इसे मानव मस्तिष्क का, इसे मानव का IQ पावर भी कहा जाता है अपने सेरिब्रम को, क्योंकि सारी बुद्धिमत्ता वाली चीज़ों के लिए जिम्मेदार अपना सेरिब्रम ही होता है। बोलना, सूंघना, प्रेम, घृणा, सोचना, समझना एवं बुद्धिमत्ता का केंद्र अपना सेरिब्रम होता है, जो कि इतनी सी बातें हमको याद भी रखनी है हमेशा। अब हम बात करते हैं अपने थाइमस के बारे में। हमारा थाइमस का काम क्या होता है, जैसे कि हमारे ठंडी, गर्मी, दर्द तथा बाह्य वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। ये अपना ठंडी, गर्मी, दर्द तथा बाह्य वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, अगर अपना थाइमस ना होता ना, तो हमें ठंडी गर्मी का एहसास ना होता। जिस व्यक्ति का थाइमस समाप्त हो जाता है, थाइमस अर्थात समाप्त नहीं, काम करना बंद हो जाता है, तो उसमें ठंडी गर्मी का एहसास भी नहीं होता और दर्द का भी एहसास नहीं होता। कभी कभी तो व्यक्तियों के दर्द नहीं होते, हम हालांकि आप लोग सुने होंगे ना, तो उनका थाइमस काम नहीं करता। तो ठंडी, गर्मी, दर्द तथा बाह्य वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। जितने भी बाह्य वातावरण है हमारे, ठंडी, गर्मी, बरसात, सभी के लिए जिम्मेदार अपना थाइमस होता है। तो इतनी सी बातें अगर समझी हो तो आप सब हम सब चलते हैं अपने हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कि परीक्षा में हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन ज़्यादा उठा करता है और बहुत बार पूछा गया है। तो अपना हाइपोथैलेमस क्या काम करता है मेरे भैया, ये भूख, प्यास एवं ताप नियंत्रक केंद्र है। ये हमें जब भूख लगती है एवं प्यास लगती है तो ये अपना जिम्मेदार हुआ हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास एवं आंतरिक ताप नियंत्रक का केंद्र ही अपना होता है हाइपोथैलेमस। और जब हमें पसीना भी आता है और रक्तदाब के लिए जिम्मेदार होता है। जो हमारे शरीर से पसीना आता है मेरे भैया, उसके लिए जिम्मेदार अपना हाइपोथैलेमस होता है। शरीर से पसीने का निकलना अपना हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है और रक्त दाब पर नियंत्रण करना भी अपना हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो इतनी सी बात थी अपने हाइपोथैलेमस की। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। भूख, प्यास एवं ताप नियंत्रक केंद्र हाइपोथैलेमस, पसीना, रक्त दाब पर नियंत्रक हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं अपने कार्पोरा के बारे में। कार्पोरा जो कि मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है, कार्पोरा के बारे में बात करते हैं। कार्पोरा का कार्य यह होता है देखना, सुनना एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र। कार्पोरा का कार्य मेरे भैया है देखना, सुनना एवं श्रवण शक्ति का केंद्र। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार अपना है कार्पोरा। अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है अपना कार्पोरा, जो कि श्रवण शक्ति को बनाए रखता है। ये अपना अपने कार्पोरा का काम हुआ, चूँकि कार्पोरा का काम देखना, सुनना एवं श्रवण शक्ति को बनाए रखना एवं
श्रवण शक्ति को नियंत्रित करना। अब हम बात करते हैं अपने सेरिबेलम के बारे में। अब बात करते हैं मेरे भैया सेरिबेलम के बारे में, चूँकि सेरिबेलम से क्वेश्चन बहुत उठा करता है। यह शरीर को संतुलित रखता है। सेरिबेलम क्या करता है दोस्तों? शरीर को संतुलित बनाए रखता है। सेरिबेलम अपना शरीर को संतुलित बनाए रखता है। चलो हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं जो कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति मान लो शराब के नशे में रहता है तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। चूँकि जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। इसका हमें एहसास कैसे होता है? जैसे आप देखते हैं कि शराबी जो है अपने कदमों को सही से रख नहीं पाता और डगमगाते हुए चलता है। वो अपनी जान से तो अपनी समझ से तो अपने कदमों को सही से रखा करता है, लेकिन उसका उस वक्त सेरिबेलम काम नहीं करता और वो डगमगाते इधर उधर चलता है और अपने शरीर पे जो नियंत्रण होता है उसको खो देता है। क्योंकि मेरे भैया हमने बताया कि सेरिबेलम पर उस समय जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं सबसे पहले हमारे सेरिबेलम को प्रभावित करते हैं। नशीले पदार्थ मेरे भैया सेरिबेलम को प्रभावित करते हैं। इतनी सी बातें हमको याद में रखना है। हाँ, जैसा कि हमने आपको उदाहरण के फलस्वरूप समझाया कि अगर शराब पी लेता है तो वो अपने बॉडी को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, चूँकि उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या होता है मेरे भैया? आइए हम बात करते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये जो हमारा पिछला भाग दिख रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो हमारे मस्तिष्क में खोखला सा पीछे दिख रहा है वही मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो कि मेरुरज्जु को जोड़ता है। अब इसका कार्य क्या होता है ये देखते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य होता है मेरे भैया धड़कन एवं श्वसन पर नियंत्रण। जो हमारे दिल की धड़कन होती है और ये श्वसन हम लोग करते हैं वो ज़्यादा ना हो, उसको नियंत्रित करता है अपना मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसका एक काम होता है सूचना प्रेषक का कार्य, अर्थात मैसेज करना। किसी चीज़ बाहरी चीज़ मतलब बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अपना सूचना पहुंचाता है अपने दिमाग को अपना मेडुला ऑब्लांगेटा। ये तो सूचना प्रेषक का कार्य करता है, ये मैसेज भेजता है। हालांकि यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है तो अपना दिमाग बोलता है ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है, हम आ रहे हैं तो उसको संभालते हैं। तो इसका कार्य यही होता है कि मैसेज करना, अर्थात सूचना प्रेषक का कार्य करता है और दिल की धड़कन एवं श्वसन का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। बोलते हैं ना यहाँ मत मारा करो, यहाँ छोटा दिमाग होता है। तो यही है अपना मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम बात करते हैं अपने मेरुरज्जु के बारे में, जो कि हमारा दूसरा मस्तिष्क कहलाता है। मेरुरज्जु मेरे भैया दूसरा मस्तिष्क कहलाता है। जैसे कि हमारे देश में हुए प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जब हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो वो कार्यभार संभालता है अपना उप प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही अपना है मेरुरज्जु, जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो अपना मेरुरज्जु कार्य करता है। मेरुरज्जु को हम दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं, जो कि पूछा भी गया है कि दूसरा मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो दूसरा मस्तिष्क मेरे भैया अपने मेरुरज्जु को कहते हैं दूसरा मस्तिष्क। हमने बताया परिणाम स्वरूप हमें एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। तो जैसे कि अपने देश में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की भांति ये इनका भी काम होता है। उनकी असमर्थता में ये अपने मेरुरज्जु भैया काम करते हैं। मेरुरज्जु की असमर्थता, चाहे मेरुरज्जु रहे भी या ना रहे फिर भी अपना मेन माइंड काम करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री के रहते ये तो काम करेगा नहीं उप प्रधानमंत्री। तो यही ऐसी बातें हैं। तो इसका मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। ये मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। जैसा कि हमने बताया भी, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग अपना मेडुला ऑब्लांगेटा होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा का भाग होता है अपना मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगेटा का भाग होता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। ये मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, अर्थात हमने बताया कि सूचना प्रेषक का कार्य अपना मेडुला ऑब्लांगेटा है, तो उसका पड़ोसी है तो असर तो पड़ेगा ही। तो ये भी काम करता है सूचनाओं का संवहन करना। चूँकि मेरे भैया ये मेडुला ऑब्लांगेटा का सबसे पिछला भाग होता है, पड़ोसी होता है तो उसका असर तो होगा, जैसा कि हमने बताया। तो ये अपने प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। इतनी सी बातें हमारी मेरुरज्जु से संबंधित हो। हालांकि हमें उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए कुछ बात करते हैं मनुष्य के माइंड के फैक्ट से, जो कि मानव ब्रेन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए उनके बारे में हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है। मेरे भैया मनुष्य में जो है 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है, जिसमें अपना मस्तिष्क स्थिर रहता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है, जो कि हमको याद रखना है। 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि मानव मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कौन जोड़ता है। मानव मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कोर्पस केल्लोसम, यार नाम भी बड़ा अजीब है, कोर्पस केल्लोसम जो है, जो कि जोड़ता है अपने मानव मस्तिष्क के दो भागों की। हालांकि हम देखेंगे तो हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे इसी प्रकार रहता है, ऐसे रहता है, तो इसके भाग को जोड़ते हैं। ऐसे हमारा मस्तिष्क रहता है, तो ये जो दो भाग में डिवाइड रहता है ना हमारा मस्तिष्क, एक लेफ्ट एक राइट, तो इस दोनों भाग को जोड़ने का काम करता है अपना कोर्पस केल्लोसम जो है अपने दोनों भागों को जोड़ने के काम करता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की 3 परतें भी होती है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए 3 परतें बनाई जाती है, चूँकि हमने बताया कि ना कि ये मानव अंग का सबसे कोमल अंग होता है, इसलिए इसकी 3 परतें हुआ करती हैं। उन परतों का नाम है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। हमको याद रखना है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। मस्तिष्क की 3 परतें, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। अब हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के संक्रमण से। एक होता है अपना दिमागी बुखार, बोलते हैं ना बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, तो एक होता है अपना दिमागी बुखार जो कि मेनिंजाइटिस के संक्रमण से होता है। मेनिंजाइटिस के संक्रमण से अपना दिमागी बुखार होता है और उस दिमागी बुखार को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। उस दिमागी बुखार को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस दिमागी बुखार में क्या होता है, हमने आपको बताया कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, दिमाग के ऊपर हमारे जो चमकीली झिल्ली नुमा होती है वो पूरा परत छाए रहती है अपने माइंड को, अपने दिमाग को, तो इस बीमारी में अपनी ये झिल्ली जो होती है धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगता है, ये कमज़ोर होने लगती है और उस अवस्था में क्या होता है हमारे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, जो कि हमारे दिमागी बुखार के लिए जिम्मेदार हो जाता है। ये मेनिंजाइटिस नामक रोग इसी प्रकार होता है। ये हमारे मेनिंजाइट नामक झिल्ली को प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं अपने तंत्रिका ऊतक इकाई न्यूरॉन के बारे में, जो कि मतलब पूछा जाता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते क्या है, पूछा जाता है तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक रहती है। ये ध्वनि की संवेदना जो होती है ना हमारे मानव मस्तिष्क तक 0.1 सेकेंड तक स्थिर रहती है। जैसे कोई बाहरी वातावरण में कहीं भी शोरगुल मचा तो उसकी गूंज हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक रहेगी, उसकी गूंज हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक रहेगी। इतनी सी बातें हमको याद में रखना है। मानव ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में पूछा जाता है कि कितने सेकंड तक गूंजती है, तो वो गूंजती है 0.1 सेकंड तक, अपना मस्तिष्क की शोर इसे पकड़े रहता है। अब हम बात करते हैं एक और अन्य पॉइंट के बारे में, मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता अर्थात आईक्यू पावर। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता अर्थात आईक्यू पावर हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। चूँकि हमने पहले बताया था सेरिब्रम नहीं है, हाइपोथैलेमस है। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता का आईक्यू केंद्र भैया अर्थात आईक्यू पावर हाइपोथैलेमस कहलाता है। मानव मस्तिष्क का जो सारी बुद्धिमत्ता वाली चीज़ें हैं वो अपने हाइपोथैलेमस ही अपना काम करता है। चूँकि इसका काम भूख प्यास एवं ताप नियंत्रक और जो है हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं जैसे सेक्सुअल क्रियाएं, सारी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार अपना होता है हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे हम कहते हैं मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता आईक्यू पावर। अब हम बात करते हैं अपने तंत्रिका कोशिकाएं।
तंत्रिका कोशिकाएं इलेक्ट्रिक इंचल के माध्यम से सूचना का संचालन करती है। तंत्रिका कोशिकाएं इलेक्ट्रिक, हमको भूलना नहीं है, इलेक्ट्रिक इंचल, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तंत्रिका कोशिकाएं इलेक्ट्रिक इंचल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं। इलेक्ट्रिक इंचल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती है, जो हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचाती है। हमारे मस्तिष्क में जो कि बाहरी वातावरण में हो क्या रहा है, वो जो हमारे मस्तिष्क में सूचना का कार्य करता है, पहुंचाने का काम करता है, डाकिया का काम करता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंचल। इलेक्ट्रिक इंचल जो कि हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारी बातें बताए हुए आप सभी को समझ में आ गई होगी। आइए एक बार हम रिकवर कर लेते हैं। पहले तो हमने पहले बताया मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी, इसका भार 1300 से 1400 ग्राम, और बाहरी खोल क्रेनियम, झिल्ली मेनिंजाइटिस, और मस्तिष्क की जांच ईईजी। इतनी सी बातें हमने बताई हैं दोस्तों। हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने अभी आप सभी को डिटेल से बता चुके हैं। तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी नामक झिल्ली का प्रयोग किया जाता नामक झिल्ली मतलब यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर उसके बाद अग्र मस्तिष्क की बात किए तो इसके भी 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि बुद्धिमत्ता का आईक्यू पावर कहलाता है। अब मध्य मस्तिष्क में भैया कार्पोरा और सेरिब्रम होते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं। अब इनके कार्य क्या होती है? सेरिब्रम के कार्य होते हैं बोलना, सूंघना, प्रेम, घृणा, सूचना, समझना एवं बुद्धिमत्ता का केंद्र। समझना एवं बुद्धिमत्ता का केंद्र, यहाँ पर हम बुद्धिमत्ता का केंद्र काट देंगे दोस्तों, चूँकि बुद्धिमत्ता का केंद्र अपना कहलाता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हमसे कुछ गलतियाँ हो गई थी, बुद्धिमत्ता का केंद्र कहलाता है हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं थाइमस की। थाइमस जो है ठंडी, गर्मी, दर्द तथा बाह्य वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस ठंडी, गर्मी, दर्द तथा बाह्य वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। और अपना आता है हाइपोथैलेमस, जो कि भूख, प्यास एवं ताप नियंत्रक का केंद्र होता है। पसीना, रक्तदाब पर नियंत्रण, यही अपना हाइपोथैलेमस कहलाता है। और मानव बुद्धिमत्ता का आईक्यू पावर भी यही कहलाता है। अब बात करते हैं अपने कार्पोरा की। तो कार्पोरा देखने, सुनने एवं श्रवण शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम आगे आते हैं तो सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं, जो कि सेरिबेलम शरीर को इंसुलित रखता है, शरीर को संतुलित रखता है। हमने बताया कि शराबी का एग्जाम्पल देकर अपन लोगों को बताया था कि ये शरीर को संतुलित रखता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, धड़कन एवं श्वसन का नियंत्रक एवं सूचना प्रेषक का कार्य ये अपना मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अब बात करते हैं मेरुरज्जु, चूँकि दूसरा मस्तिष्क मेरुरज्जु को कहते हैं, और मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग भी होता है, और मस्तिष्क में आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब कुछ इसके फैक्टुअल प्रश्न भी थे। तो मनुष्य में कुल 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएँ होती हैं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ होती हैं, हमको याद रखना है। और मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, जिसे हम 2 गोलार्धों को जोड़ने का काम कौन करता है? कोर्पस कैलोसम। कोर्पस कैलोसम ये मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को जोड़ने के काम करते हैं। अब हम आगे आते हैं तो मस्तिष्क की 3 परत होती है, एक ड्यूरा मैटर, एक अरेक्नोइड, एक पायामीटर। ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। फिर हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के संक्रमण से दिमागी बुखार होता है, जो कि हमने बताया कि इसमें मेनिंजाइट नामक अपनी झिल्ली जो कि दिमाग के ऊपर आवृत की रहती है, हमारे माइंड में आवरण का काम करती है, वो प्रभावित हो जाती है और फलस्वरूप हमारे दिमाग में सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमारे दिमागी बुखार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब हम बात करते हैं अपने तंत्रिका ऊतक की इकाई को। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि हमको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं ध्वनि की संवेदना। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क तक 0.1 सेकंड तक गूंजती रहती है, जो कि 0.1 सेकंड तक काम करती है। अब हम बात करते हैं अपने मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता का केंद्र आईक्यू पावर हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, चूँकि हमने ये बातें आप लोगों को बार बार बताई। और हम इसके आगे बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिकाएँ, जो हमारे तंत्रिका कोशिकाएँ होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंचल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती है। जो हमें हमारे दिमाग में सूचना का संचालन करता है, उसके लिए जिम्मेदार अपना होता है इलेक्ट्रिक इंचल्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।